आज हम भगवती चरण वर्मा के पहले उपन्यास पतन की दुनिया में उतर रहे हैं। ये 1928 में लिखा गया था, जब वर्मा जी मतलब खुद कॉलेज में ही थे। हमारे पास उपन्यास का एक सारांश है और आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक सूरज की तरह चमकने वाला लड़का आखिर कैसे टूट जाता है। और ये सवाल ही इस उपन्यास का एक तरह से सार है। पतन को कई लोग वर्मा जी की एक अपरिपक्व रचना मानते हैं। अच्छा। हाँ, पर मुझे लगता है कि इसमें जो एक कच्ची सच्चाई है ना, वो बहुत शक्तिशाली है। ये सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है, ये उस उम्मीद के टूटने की कहानी है जो हर नौजवान अपने दिल में लेकर एक नई दुनिया में कदम रखता है। बिल्कुल। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। परत दर परत खोलते हैं रामेश्वर की कहानी को। देखते हैं वो कौन से मोड़ थे जहां वो शायद बच सकता था पर नहीं बचा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। हमारा मुख्य पात्र रामेश्वर, गांव वाले उसे प्यार से सूरजमुखी बुलाते हैं। सूरजमुखी। ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है ना? हाँ बिल्कुल। सूरजमुखी मतलब जो हमेशा रोशनी की तरफ देखता है, ये उसकी पहचान है। वो पढ़ाई में तेज है, स्वभाव से बहुत पॉजिटिव है और उसके सपने भी बहुत सादे हैं। लेखक ने यहाँ गांव को एक आदर्श दुनिया की तरह दिखाया है। सादगी, मासूमियत। हाँ, और यही जानना जरूरी है क्योंकि इसी आदर्श दुनिया के कॉन्ट्रास्ट में शहर का अंधेरा और ज्यादा गहरा दिखेगा। और उसके सपनों में दो ही चीजें अहम हैं। एक तो पढ़ लिख कर शहर जाना, नौकरी करना, ताकि वो अपने परिवार को गरीबी से निकाल सके। और दूसरा सपना है गांव की एक लड़की सुंदर का प्यार। अच्छा। दोनों बचपन के साथी हैं, पर रामेश्वर के लिए ये दोस्ती से कुछ ज्यादा है। और सुंदर एक तरह से उसकी जड़ों का प्रतीक है। वो जमीन से जुड़ी हुई है, शांत है। ये वो दुनिया जिसे रामेश्वर जानता है और जहां वो सुरक्षित महसूस करता है। फिर उसकी मेहनत रंग लाती है, उसे शहर के कॉलेज में दाखिला मिल जाता है। ये बहुत बड़ी बात थी। और जब वो गांव से निकलता है तो अपनी माँ से वादा करता है, नहीं माँ, मैं तो लौटकर सबको ले आऊंगा नई जिंदगी। ट्रेन में बैठकर वो एक खूबसूरत भविष्य की कल्पना करता है। और देखिए, यही उसकी मासूमियत का शिखर है। उसे लगता है कि शहर जाना उसके सपनों को पूरा करने का एक जरिया है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि शहर की अपनी शर्तें होती हैं, अपने नियम होते हैं। वो एक पूरी अलग दुनिया है। हाँ, और यहीं से उम्मीद और हकीकत के बीच की खाई बननी शुरू हो जाती है। शहर पहुंचते ही रामेश्वर की दुनिया एकदम बदल जाती है। कल्चर शॉक। हाँ बिल्कुल। उसका सामना होता है कॉलेज के अमीर लड़कों से। पार्टियां, फैशनेबल कपड़े, ऐसी बातें जो उसके लिए बिल्कुल नहीं है। वो शायद थोड़ा प्रभावित भी होता है। उसे लगता है कि ये लोग कितने कितने कूल हैं। वो इस दुनिया का हिस्सा बनना चाहता है। और यहीं उसकी जिंदगी में गोविंद की एंट्री होती है। अच्छा, गोविंद। गोविंद चालाक है, शहर के तौर तरीके समझता है और शुरुआत में रामेश्वर के लिए एक गाइड जैसा बन जाता है। उसका सीधा सा फलसफा है, यार जिंदगी एक बार मिलती है, एंजॉय करो। ये सुनने में कितना आकर्षक लगता है ना? बिल्कुल। गोविंद का किरदार एक तरह से वो दोस्त है जो कहता है, अरे इतना क्या सोचना, बस मजे करो। सही बात है। और गोविंद का ये एंजॉय करो का नारा असल में एक जाल है। बिल्कुल। वो रामेश्वर को उस रास्ते पर धकेलता है जो उसके मूल संस्कारों से बिल्कुल अलग है। वो एक कैटलिस्ट है जो रामेश्वर के पतन की प्रक्रिया को तेज कर देता है। और इसी भटकाव के बीच प्रेम भी एक नया मोड़ लेता है। उसकी मुलाकात होती है कमला से। कमला खूबसूरत, पढ़ी लिखी, आधुनिक और एक अमीर घर की लड़की। वो शहर का प्रतीक है। लाइब्रेरी में मिलते हैं, साहित्य पर, जीवन पर बातें होती हैं और रामेश्वर को लगता है कि उसे अपना सच्चा प्यार, अपनी सोलमेट मिल गई है। वो सुंदर को धीरे धीरे भूलने लगता है। यह सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सच में कमला से प्यार था या वो कमला के जरिए उस शहरी पहचान से प्यार कर बैठा था जिसे वो अपनाना चाहता था। मतलब सुंदर वो थी जो वो असल में था, सादा, जमीन से जुड़ा हुआ। और कमला वो थी जो वो बनना चाहता था। बिल्कुल। ये सिर्फ एक प्रेम त्रिकोण नहीं है, ये दो अलग अलग दुनियाओं और मूल्यों का टकराव है। कमला की तरफ उसका खिंचाव असल में अपनी जड़ों से दूर भागने जैसा है। और ये खिंचाव उससे बहुत महंगा पड़ता है। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, सिनेमा, डांस, शराब की पार्टियां। हाँ, वो इस दुनिया में खिंचता चला जाता है। पढ़ाई पिछड़ने लगती है, पैसे की तंगी होती है और वो घर पर झूठ बोलने लगता है। और यहीं से कहानी तेजी से बदलती है। कमला के पिता को रामेश्वर के बारे में पता चलता है और वो इस रिश्ते को अस्वीकार कर देते हैं। हाँ, क्योंकि रामेश्वर एक साधारण गांव का लड़का है, उसकी कोई सामाजिक हैसियत नहीं है। ये रामेश्वर के लिए हकीकत से पहला बड़ा टकराव है। उसे लगता था कि उसका प्यार सच्चा है, लेकिन शहर का यथार्थ वो पैसा और हैसियत पे टिका है। जब वो कमला से बात करता है
तो वो भी दबाव में आकर कहती है, हमारा प्रेम तो सच्चा है, लेकिन दुनिया, ये शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ लोग नहीं, ये वो सामाजिक और आर्थिक ढांचा है जिसके लिए रामेश्वर तैयार नहीं था। उसका आदर्शवाद इसी हकीकत की दीवार से टकराकर टूटता है। और इसके बाद एक रात नशे में वो पार्टी में कमला के बारे में कुछ गलत बोल देता है, जिससे कमला उससे हमेशा के लिए दूर हो जाती है। प्रेम का अध्याय यहीं खत्म। तो अब वो पूरी तरह अकेला पड़ गया। हाँ, और अब उसका दोस्त गोविंद उसे धोखा देता है। पहले वो उसे पैसों के लालच में मीरा नाम की एक अमीर लेकिन भावहीन लड़की से शादी करने के लिए उकसाता है। मतलब एक तरह का सौदा। बिल्कुल, और ये शादी भी टूट जाती है। इसी बीच गांव से खबर आती है कि उसकी माँ बीमार है। फेंक के बाद एक झटके। जब तक वो पहुंचता है, देर हो चुकी होती है। माँ की आखिरी सलाह थी, बेटा सीधे रास्ते पर चलो। ये उसके पतन का चरम बिंदु है। एक एक करके उसके सारे सहारे खत्म हो जाते हैं, प्रेम, दोस्ती, परिवार और आर्थिक सुरक्षा भी। हाँ। गोविंद का अंतिम धोखा तब सामने आता है जब वो रामेश्वर के नाम पर कर्ज लेकर भाग जाता है। अच्छा। अब रामेश्वर बदनाम है, कर्जदार है और पूरी तरह टूट चुका है। कहानी का अंत बहुत उदास है। अकेला और बेरोजगार रामेश्वर सड़कों पर भटकता है। एक रात नशे में वो एक पुल पर खड़ा होकर आत्महत्या करने की सोचता है। वो उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां जिंदा रहना मरने से ज्यादा पीड़ादायक लग रहा है। लेकिन उससे या तो सुंदर का या अपनी माँ का चेहरा याद आता है और वो रुक जाता है। वो शारीरिक रूप से नहीं मरता, लेकिन उसका आत्मविश्वास, उसके सपने, उसका सूरजमुखी वाला स्वभाव, सब कुछ खत्म हो चुका होता है। यहाँ पतन का असली मतलब सामने आता है। ये शारीरिक मृत्यु नहीं, बल्कि आत्मा और आदर्शों की मृत्यु है। लेखक ने दिखाया है कि जिंदा रहना कभी-कभी मरने से ज्यादा पीड़ादायक हो सकता है। अंत में रामेश्वर गांव लौटता है, लेकिन वो अब पहले जैसा नहीं है। नहीं। वो बच्चों को पढ़ाता है और उन्हें एक ही सबक देता है, शहर जाओ लेकिन खुद को मत खोना। और ये उपन्यास नई सभ्यता की चकाचौंध के खिलाफ एक चेतावनी है। ये दिखाता है कि कैसे बाहरी आकर्षण युवाओं को भटका सकता है और अपनी जड़ों से कटना कितना विनाशकारी हो सकता है। ये सिर्फ रामेश्वर की कहानी नहीं, बल्कि उस दौर के कई युवाओं की कहानी है। तो ये थी पतन की कहानी, एक सूरजमुखी लड़के के सपनों के टूटने और राख हो जाने की दास्तां। यह हमें दिखाती है कि कैसे शहर की चकाचौंध, गलत सोहबत और मजबूरी एक इंसान को आदर्शों की ऊंचाई से गुमनामी के अंधेरे में धकेल सकती है। यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या रामेश्वर का पतन केवल उसका व्यक्तिगत पतन था, या यह उस समय के सामाजिक बदलाव का भी प्रतीक था, जहां गांव की सादगी शहर के खोखलेपन से हार रही थी? ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है जब छोटे शहरों और गांवों से अनगिनत युवा बड़े सपनों के साथ महानगरों में आते हैं।